सर्वप्रथम मोतीलाल जी ने शब्द प्रयुक्त किया बॉयज एंड गर्ल्स। मैं उन्हीं शब्दों को पुनः समर्थन देता हूं और कहना चाहूंगा मस्ती, उल्लास, रोमांच, उत्साह और बुलंदी से सरोवार मेरे ईश्वरधर्मी बंधुओं। और इसी के साथ चार पंक्तियों से उल्लास शब्द को आगे ले जाना चाहूंगा कि वो कांटे है फूलों से बेहतर कहीं, जो फना होते हैं अपने चमन के लिए। फरिश्तों से बेहतर है वो आदमी जो मिटते हैं अपने धर्म के लिए, मिटते हैं। बंधुओं, जीतों के रूप में एक नई उमंग जैन समाज में आशाओं की एक जबरदस्त छलांग, जिसने जैन समाज के समस्त वर्ग के दिलों में सेंसेशन खड़ा कर दिया। और उन आशाओं को समर्पित करते हुए दो पंक्ति, उसके बाद मुख्य विषय पे आ जाऊंगा। हालांकि मेरे बहुत से विषय को दोनों बंधु ले चुके हैं, फिर भी जो बचा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। विध्वंस के दिन लद गए, जो हमारे पास विध्वंस के दिन थे वो लद गए। निर्माण का युग आ गया, मिलकर उठाएं सभी संग को, मिलकर उठाएं सभी इस संग को। उत्थान का युग जीतों के रूप में आ गया। अब बंधुओं में इस धरती के जहां हम बैठे हैं, कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे, लेकिन यहाँ की एक ऐसी ब्रेव घटना है जो विश्व के इतिहास में अपने दृष्टिकोण से पॉजिटिव रूप से एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। मैं उसकी चर्चा करते हुए जीतों के प्रश्न पे आपको लेके जाना चाहता हूँ। 1700 का काल, हिंदुस्तान की पवित्र धरती का पानीपत का युद्ध का मैदान। उस मैदान में कल जिस तैमूर लंग को छवि को हम देख करके आए थे, उसी तैमूर लंग की छवि का 5वीं पीढ़ी का वंशज बाबर यहां से चल करके दुरूह रास्तों से होते हुए असीम शक्ति और नए सपने, विराट सपनों के साथ में हिंदुस्तान की धरती को, लाहौर, जिस समय अखंड हिंदुस्तान में लाहौर भी भाग था, लाहौर को रौंदता हुआ पानीपत तक पहुंचा। लेकिन इसके पहले तैमूर लंग चूंकि भारत के रजवाड़ों को रौंद चुका था, इसके पहले मोहम्मद गजनी और गोरी भारत के रजवाड़ों को रौंद चुके थे। इसके पहले एक और चंगेज खान इस भारत के कुछ भागों को रौंद चुका था। उससे कुछ कहीं न कहीं जैसे जीतों के रूप में भी हम टूटे हैं, हम विखंडन में हैं, हमें बंटवारा हो चुका है, हमें बिखराव हो चुका है। तब एक नई ऊर्जा ने एक नया स्वरूप ग्रहण किया। ठीक इसी प्रकार से रजवाड़ों के दिल में भी एक डर पैदा हो गया, कभी एक और लुटेरा आ रहा और इसका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के रजवाड़े उत्तर भारत के एक हुए, हमेशा आपस में लड़ते थे, कोई किसी दूसरे के साथ के अंदर रोज लड़ाइयां होती थी। लेकिन एक विदेशी आक्रांता बाबर आ रहा है, इसलिए उसे रोकने के लिए पानीपत में इकट्ठे हुए। बंधुओं, लड़ाई का दिन सुबह शुरू होने वाला है। बाबर के सेनापति और बाबर के जितने भी रेजिमेंट और फौज के जो प्रमुख अनुयायी थे, रात को बाबर के पास चले जाते हैं, जाकर के कहते हैं जहांपनाह, कोई गुंजाइश नहीं इस बार हिंदुस्तान में आगे बढ़ने की, हमें हार माननी ही होगी, वापस जाना ही होगा, कोई संभावना नहीं। पहली बार हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि इतने टूटे हुए रजवाड़े, इतना बिखरा हुआ समूह सामने देखते हैं तो सभी एक होकर के अपने सज्जा और धज्जा और शस्त्र बल के सामने मौजूद है। क्या होगा? कुछ नहीं, हम जीत नहीं सकते। संपूर्ण निश्चित है हम जीत नहीं सकते। अब देखिए बंधुओं, बाबर हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा कि सुबह प्रभात फेरी के पहले तुम लोग सारे सैनिकों को
शिविर के सामने इकट्ठा करिए, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। एक मोटिवेशन की शक्ति कितने बड़े जोश में हिंदुस्तान के पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। वो बाबर का उस दिन का बोला हुआ एक स्पीच था। सारे सैनिक इकट्ठे हुए, निराश, व्यथित और उदास। उनके बीच में बाबर की आवाज गूंजती है कि तैमूर लंग, मेरे पूर्वज 5 पीढ़ी पहले हिंदुस्तान में आए थे। 5 पीढ़ी तक हमने एक सुनहरा सपना देखा, एक सोने की चिड़िया के देश के अंदर हम सदियों तक के लिए राज करके खुशहाली के लिए इस देश को जीतने के लिए आए हैं। अब आपके सामने सिर्फ 3 रास्ते हैं। मैं संक्षिप्त में बोलूंगा। 3 रास्ते हैं। उसने सारे सैनिकों को, सारे अपने रेजिमेंट के जिसे प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तुम पीछे हटते हो तो ये निश्चित है कि तुम्हारे में से एक भी आदमी, एक भी बच्चा निश्चित रूप से इस क्षेत्र की सीमाओं को पार नहीं करेगा। पीछे हटने वाला 100% मारा जाएगा, क्योंकि हमारा घर इतना दूर है, 5000 किलोमीटर दूर है, हम पहुंच नहीं सकते। मतलब 100% निश्चित है कि तुम हार मानते हो तो तुम मारे जाओगे। और दूसरा, अगर तुम जीतते हो तो हजारों साल तक, जिसको हमने सोने की चिड़िया और एक सुनहरा देश जो मनी के रूप में और एडॉर्नमेंट, हीरे और जवाहरातों के रूप में माना जाता है पूरे विश्व में, ऐसी सभ्यता और संस्कृति पे राज करने को मिलेगा। तीसरी चीज उसने बोली, अगर तुम इसके बाद भी अपने चमन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के, जिसे कहना चाहिए आराम और जिंदगी की खुशियों के लिए, अगर इतनी बड़े विराट सपने को लेकर के, धर्म के सपने को लेकर के तुम इस मुल्क में आए हो, अगर इसके लिए तुम अपनी जान भी दे देगो तो एक बात समझ लेना, स्वर्ग के दरवाजे पर, जन्नत के दरवाजे पर खुदा तुम्हारा स्वागत करेगा। इन तीनों में से तुमको क्या चीज चाहिए? इसलिए तो सैनिकों में आह्वान करता हूं, शताब्दियां हमारी है, ये सोने की चिड़िया का देश हमारा है। तुम टूट पड़ो जोश से, जीतने के लिए कुछ कर पड़ो और मर पड़ो। बंधुओं, उस जोश ने इतनी बड़ी बुलंदी लाई, एक एक सैनिक हजार सैनिक के बराबर हो गया, क्योंकि उन्हें मालूम है हमें मरना है, जीत तो सकते नहीं, और अगर जीत गए तो हार, मर गए तो जन्नत के दरवाजे पर खुदा स्वागत करेगा। इस प्रकार के विराट सपने को लेकर के वो युद्ध की लड़ाई में तनिक मुट्ठी भर लोगों ने विशाल रजवाड़े को अस्त व्यस्त कर दिया। भाग गए रजवाड़े जान बचाते हुए, और वही बाबर ने आज हिंदुस्तान में कितनी बड़ी आबादी मुस्लिमों के रूप में खड़ी कर दी। बंधुओं, हमारा भी अपना 2600 साल का काल जैनों का निश्चित रूप से विध्वंस का गया। हम निश्चित रूप से इतने जबरदस्त रूप में बटे। पूरे देश कश्मीर और कन्याकुमारी और कच्छ से गुवाहाटी के बीच में एक बेचैनी, व्यथा, अजीब कसक ने पैदा ली। हर व्यक्ति के दिमाग से निकला कि हम वास्तव में जैन बट गए। कोई उत्साह की किरण नहीं, उसमें से एक नया जोश निकला, एक नई ऊर्जा निकली, एक उमंग निकली। और सच कहता हूं, मैं देश के हर कोने में जाता हूं, हर कोने के लोगों के बीच में मेरे जाने से पहले जीतो पहुंचा हुआ होता है। मैं भीलवाड़ा गया, माँ बेटी के यहाँ, क्या विशाल जनों का समंदर। बंधुओं, पहले भी मैं जाता था जीतो के उद्घाटन में, मुश्किल से 3-5 आदमी मेंबर बनते थे हमारे लाख कोशिशों के बाद। आज अगर हम जाते हैं तो 100 लोग बनते हैं, 150 लोग बनते हैं। कारण यही 800 बच्चे जो कहां से, हमारे अपने मेंबरों का शायद एक भी बच्चा लाभान्वित नहीं हुआ है, वो उन गांवों से, देहातों से, छोटे छोटे कस्बों से आए हैं। यस, हमारे धर्म में हमारी कोई सुध लेने वाला आया, हमारे में टैलेंट है, हम अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा सकते हैं। तो ये जो भावना फैली हमारे पास, जितने निमंत्रण, जितने जैसे कहना चाहिए एप्लीकेशन आती है, आपने कभी एप्लीकेशनों पर गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि जीतो हिंदुस्तान के हर गांव में पहुंच चुका। हर जगह शायद वो वैज्ञानिक पास जाइए, चाहे उद्योगपति के साथ जाइए, चाहे राजनेताओं के पास जाइए, चाहे मीडिया के पास जाइए, चाहे सीए के पास जाइए, चाहे व्यापारी के पास जाइए, चाहे समाज सेवी के पास जाइए, और चाहे देश में मुझे अभी भारत जैन महामंडल के तत्वावधान में जितने धर्माचार्य और जितने गच्छाधिपतियों के पास जाने का मौका पड़ा, एक भी बंधु ने ऐसा नहीं कहा कि जीतो के बारे में हमें डिटेल नहीं मालूम। ऐसा कभी 5-6 साल में जैनों के किसी संगठन के साथ नहीं हुआ। और अब लोग कहने लगे, गच्छाधिपतियों के स्वर से कहा गया कि अब जीतो में जाने के लिए लोगों को प्रतीक्षा और समीक्षा नहीं करनी चाहिए।
और आगे बढ़ करके जीतो के इस स्वरूप को एक्सेप्ट करनी चाहिए। आपके दिलों को भावुकता के साथ छूना चाहता हूं बंधुओं, मैं खुद भावुक हूं। आज से 15 दिन पहले की घटना, महासमंद जी के भरे दरबार में तेरापन समाज जो अनुशासन का एक जैन समाज का अद्भुत और अनोखा स्वरूप है, मेरे ख्याल से उस पर रिसर्च और पीएचडी होनी चाहिए कि संगठन किस प्रकार से आगे बढ़ता है। उस संगठन के प्रधान महासमंद जी के समक्ष पूरी टीम बैठी थी। उनके मुंह से 5000 लोगों को संबोधित करते हुए निकला कि पिछली शताब्दियों के अंतर्गत जीतों के रूप में एक अति सुंदर किसी कंसेप्ट का सृजन हुआ है। वो इतने धीर गंभीर है कि एक भी वर्ड बिना विश्वास में, बिना समीक्षा किए, बिना दिल को छुए हुए बोल नहीं सकते कि वो धर्म गुरु है किसी अनुशासन के संगठन के। उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द वैल्यू रखता है। ऐसे हम हाथ जोड़ने गए, संगठन चला गया, वो मुंह से कुछ बोलते, ऐसा संभव नहीं है। 1.5 घंटे पहले इन पदाधिकारियों की एक एक शब्द की और मीमांसा को सुना है। अनेकों सैकड़ों बातें उनके कान में आई हुई थी, उल्टी पुल्टी, झगड़े की, विराग विषाद की। लेकिन जब जिस समय उन्होंने पूरे कंसेप्ट को, पूरे 1.5 घंटे तक केवल कंसेप्ट को सुना, और कंसेप्ट को सुनने के बाद 5000 के समूह, ये सुनने के लिए तो हमारे साथ बैठे थे कमरे में, लेकिन 5000 के समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीतों के रूप में एक शोध होना चाहिए। ये कई शताब्दियों का अति सुंदर सृजन है। तो बंधुओं, मैं आता हूं आज जो राकेश जी ने कहा उसी कंफ्यूजन की बात पे, उसी चीज पे कि बंधुओं 5 मिनट में मेरी बात को समाप्त कर दूंगा, लेकिन आपके दिल को झकझोर देना चाहता हूं, स्पंदन करना चाहता हूं, भावुकता के साथ स्पर्श करना चाहता हूं। बंधुओं, जब देश के हमने दौरे किए थे, हमारे सारे बंधुओं और साथियों ने, इसमें से बहुत से बंधु बैठे हैं, ललित जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, सारे बहुत से बंधु यहाँ बैठे हैं जिनके पास हम संपर्क करने गए थे जीतों के रूप में। सिर्फ 3 बातें पूरे देश के अंदर पूरे जैनों के दिलों से निकल रही थी। अब जैनों के इतने बंटवारे हो चुके हैं, वो 3 बातें मैं आपके समक्ष आज ये वक्त आ गया है कि मैं पुनः आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप एक अपराजय योद्धा बने, एक ऐसी शख्सियत बने कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां कहे कि हमारे परिवार से ये बंधु जिन्होंने जीतों के फ्लैग को थामा था और आज यहूदी के रूप में पूरे विश्व पे जैन एक अलग गरिमामय और श्रेष्ठ प्रतिष्ठा के साथ आच्छादित, उसका मुख्य कारण बना था जीतो, और उसमें मेरे परिवार का एक अमुक व्यक्ति का योगदान था। बंधुओं, जीतो इनकी देन नहीं, जीतो हमारी देन नहीं, जीतो जैनों के दिलों की व्यथा की देन है। और उसमें से जो ऊर्जा निकली उसके सिर्फ 3 बिंदु, और यही 3 बिंदु जैनों को, जैसा कि हमारे मोतीलाल जी आज तो 2 मिनट बोले हैं यहूदियों के बारे में, कभी यहूदियों के बारे में मैं भी अगर एक स्पेशल सत्र दीजिए, मैंने इतना बड़ी पीएचडी की है मैंने स्वयं में, यहूदी कौम क्या है, उसके कितने बिंदु है, किस तरीके से आज संसार की श्रेष्ठ कौम वो बन चुकी है। हमारे सपने वो है, हमारे सपने शांतिलाल जी को थोपना, मोतीलाल जी को थोपना बिल्कुल नहीं। हमारे सपने हैं उस पवित्र धर्म में जो जिसमें हमारा जन्म हुआ है, इतना वैभवशाली पवित्र धर्म की उस पताका को हम पीढ़ियों तक पहुंचाए और इस जाति में जन्म लेना दुर्लभ विषय बन जाए। आने वाली पूरी दुनिया कहे, अपर परमात्माओं के सामने हाथ जोड़ेंगे, कभी मेरा भी जन्म इस जैन जाति में हो जाए। इस प्रकार का भाव पूरे विश्व में आए, ये जीतो संगठन उस ऊंचाई को चाहता। मैं 3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। नंबर 1 बात जो पूरे देश से निकली कि जैन बहुत टूट गए और सब अपने अपने संप्रदाय के कथित बंधन से इतने कड़े बंधे हुए हैं कि अब अगर आपने कोई भी संस्था ऐसी बनाई कि जिसमें अगर हल्का सा भी इंक्लाइनेशन आ गया, हल्का सा भी अगर उसमें कोई झुकाव कहीं नजर आ गया, तो मान के चलिए कि हर एक के अपने अपने बंधन इतने मजबूत है, हर एक अपने अपने गुरुओं से इतने जबरदस्त बंधे हुए हैं। कोई स्थानकवासी से बंधा हुआ, कोई दिगंबर से बंधा हुआ है, कोई मूर्ति पूजक से, मूर्ति पूजक में अलग अलग संप्रदाय से बंधा हुआ है, कोई तेरापन से बंधा हुआ है। तो अगर किसी को भी ये लग गया कि इस पर्टिकुलर जीतो संस्था का अगर किसी के प्रति इंक्लाइन, ये सब बातें मैं तब कह रहा हूं जब जीतो बना नहीं था।
जीतो का नामकरण भी नहीं हुआ था। और 80 हिंदुस्तान के जैन बहुल क्षेत्रों में हम और हमारे साथी गए थे कि हमारे को क्या चाहिए, कौन सा स्वरूप आना चाहिए जिसे आप स्वीकार करेंगे, कौन सा स्वरूप आना चाहिए जिसे आप सब एक्सेप्ट करेंगे। उस समय बुद्धिजीवियों से मिले, लक्ष्मीमल जी सिंघवी से मिले, D.R. मेहता साहब से मिले, देश के जाने माने प्रख्यात उद्योगपतियों से सबसे मिले। उसमें से जो 3 बातें आई, उसमें से सबसे पहला बात यह थी कि हमें एक निरपेक्ष संविधान चाहिए कि जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति कभी अंगुली नहीं लगा सके कि ये इंक्लाइनेशन इसका, इसलिए हमारा क्या काम, हम नहीं जाएंगे उसके साथ। ऐसी कोई सर्वोत्कृष्ट रचना ही अब जैनों को ही कर सकती है। अन्यथा हल्का सा भी इंक्लाइनेशन किसी गुरु के प्रति हो गया, किसी व्यक्ति के प्रति हो गया, तो दूसरे लोग उससे अपने आप हट जाएंगे और अपने श्रापों को इशारा कर देंगे, यहाँ अपना काम नहीं है। मैं कुछ बातें व्यक्तिगत में मेरे से करने में जो पिछले 1 साल में घटी है, दिल्ली में घटी है, वहां घटी है, हमको ही नहीं मालूम था। हम जब दौरे पे गच्छाधिपतियों से मिलने गए तब उन्होंने कहा कि हमने नाम नहीं लेना चाहता, हमने हमारे श्रापों को इशारा कर दिया था जीतो में नहीं चाहता। तो जीतो में मैं इस टाइप का स्वर आया। जब हम उनके पास पहुंचे और हमने जब उनको बताया कि जीतो एक निरपेक्ष संविधान के रूप में ऐसी अनोखी कल्पना है, हम संविधान आपको भेजते हैं, आप पढ़ करके बताइए कि किसी व्यक्ति के प्रति इंक्लाइनेशन है, तो उन्होंने कहा शांतिलाल जी निश्चित रूप से संविधान की प्रति आते ही हम पढ़ लेंगे। कुछ संतों ने हमारे पे विश्वास कर लिया, कुछ संतों ने कहा नहीं हम पहले संविधान देखेंगे, आ जाए हमारे पास, अगर वो निरपेक्ष हुआ हम अपने श्रापों को इशारा कर देंगे कि तो बिल्कुल खुला है। तो बंधुओं ये बात पहले से प्रकट थी कि हमें इसके परिणाम, कहीं भी कुछ भी गलत हुआ तो उसको लॉन्ग समय तक विराट सपना नहीं देख सकते। कुछ समय तक जोश रहेगा, हजारों लोग आएंगे, लाखों लोगों के मेले लगेंगे, लेकिन कालांतर में जाकर के छोटा ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि उसमें विराटता की शक्ति नहीं। नंबर 1 पॉइंट। तो हमने पिछले 3 कालों में इन निरपेक्ष संविधान बनाने में अद्भुत सफलता प्राप्त की। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि किसी की तरफ एक इंक्लाइनेशन का शब्द इस संविधान में है, या जैनों का एक भी वर्ग इस संस्था में आने से परहेज कर सकता है। नंबर 2, जैनों की संस्थाओं का इतिहास बताता है वो ट्रस्ट और बहुपति बन के रह जाते हैं। कुछ लोग उस पर अधिकार कर लेते हैं, राजनीति का मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है, सरकारें पर कोई न कोई कब्जा करके हजारों साल तक बैठ जाता है। सबके मन में ये पीड़ा थी कि ऐसा कोई काम जीतो में नहीं चाहिए। जीतो की सेकंड परिकल्पना जो पहले दिन जीतो नामकरण के पहले एक्सेप्ट हुई, एक चौपाटी के विख्यात सम्मेलन में जब पूरे देश के लोग आए, जहां हमने दौरा किया, और उनके बीच में से 3 प्रस्ताव पास हुए। उस तीनों प्रस्तावों को आज पुनः समय आ गया है कि आप सब लोगों को मालूम पड़े कि कंफ्यूजन से ऊपर एक विराट सृजनात्मक कल्पना क्या है, और उस कल्पना को अब हमें किसी मठ बनने की तरफ नहीं बढ़ करके उस विराट कल्पना को सदैव आशीर्वाद क्यों देना है। ये कुछ नहीं रहेंगे, आने वाले सारे सुयोग्य पदाधिकारी इस संस्था को संभाल करके हजारों वर्ष लेके जाएंगे। तो बंधुओं, सेकंड बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, ट्रस्ट नहीं बने, बपोती नहीं बने, इसलिए जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि संपूर्ण डेमोक्रेटिक व्यवस्था रहेगी। कोई भी व्यक्ति के दिग्दर्शन से कोई भी व्यक्ति इन सीटों पे नहीं आएगा। और तीसरी चीज, बपोती नहीं बने, 2 कार्यकाल से ज्यादा कोई भी पदाधिकारी जीतो के मंच को सुशोभित नहीं कर सकता। जैन समाज अगर हमें निखारा जाए, तराशा जाए, हजारों हजार ऐसे जिसे कहना चाहिए सुयोग्य उत्तराधिकारी है जो इस मंचों को संबोधित कर सकते हैं। तो बंधुओं, दूसरी ये चीज पास हुई डेमोक्रेटिक, और आज जीतो ने सफलतापूर्वक 100% सर्वसम्मति से चुनाव करा करके इस देश में साबित कर दिया कि जीतो के इशारे पर एक भी आदमी पदाधिकारी के इशारे पर चुन के नहीं आया। अपने अपने इलाकों में जहां जहां जितना मतदान था, वहां के लोगों ने सोचा कि जीतो के मंच पे डायरेक्टर बन करके ये बंधु जाना चाहिए, तो वहीं से चुन के आया। कोई बपोती नहीं, कोई माथे पे प्रेशर नहीं, कोई किसी पे माथे पे टेंशन नहीं है। ऐसी अद्भुत व्यवस्था जैनों में कभी नहीं आई। और इस व्यवस्था के माध्यम से अगर श्रीपाल जी मेरी तरफ देख रहे हैं, श्रीपाल जी इस मंच पे अध्यक्ष के रूप में आ सकते हैं, वहां से वहां की जनता के लाडले बन करके पूरे देश के जैनों में सहभागिता करने के लिए ये काम सिर्फ जीतो कर सका। सभी समन्वय के लोग, सभी पंथ के लोग इस मंच को भगवान महावीर के अनुयायियों के इस पवित्र और सशक्त मंच को सुशोभित कर सकते हैं। इस धरती पर पहली बार हुआ। तीसरी चीज, मेरी बात समाप्ति की तरफ है बंधुओं, बहुत गंभीरता से लेना, बाद में मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा। नंबर 1, निरपेक्ष संविधान की बात हुई। दूसरी चीज,
डेमोक्रेटिक व्यवस्था की चीज हुई। तीसरी चीज कॉर्पोरेट व्यवस्था की बात हुई, और उसके अंतर्गत अगर किसी भी टाइप की कोई ऐसी व्यवस्था होती, और कॉर्पोरेट व्यवस्था के साथ में प्लस आया था कि स्वावलंबी सचिवालय। हम चाहते हैं कि कल मोतीलाल जी अध्यक्ष बन गए, ये उदार मनोप्रवृत्ति के लोग हैं, हजारों लाखों रुपया खर्च करने के बाद में निश्चित रूप से इनके कार्यकाल में लेकिन हम ये चाहते थे कि देश के किसी और कोने से भी अगर कोई योग्य वित्ताधिकारी सीट पे आता है तो सचिवालय के माध्यम से आने वाले समय की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बेहतरीन सचिवालय, मजबूत सचिवालय उनके साथ हो, जनों की उस समस्या से वो निपट सके और जनों की उस आने वाली समस्या का संवेदनशीलता के साथ सुलझा हुआ रूप ला करके आगे बढ़ा सके। तो बंधुओं, वो तीन शब्द हैं, स्वावलंबी सचिवालय जिसमें आज 55 से 60 करोड़ रुपए का बजट जनों के सामने आने वाले संकट को सुलझाने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए एक बेहतरीन, जैसे भारत सरकार के पास सचिवालय है, अटल जी आए, राजीव गांधी आए, इंदिरा जी आई, जवाहरलाल नेहरू आए और गए, लेकिन एक सचिवालय के रूप में देश चलाने के लिए सक्षम अधिकारियों की टीम है। ठीक इसी प्रकार जीतो इन तीनों सपनों को पूरा कर चुका है। बस बंधुओं, मेरी बात विश्लेषण को लेते हुए पुनः आपसे भावुकता से अपील करना चाहता हूं। एक लाइन बोल करके मां समझ जी ने क्या कहा हो गया। इसी 10 दिन में जब मैं शिखर में गया, वहां पुलक सागर जी दिगंबर समाज के संत बैठे हुए थे। एसीटी मिल गए शिखर में, क्योंकि माविन इंटरनेशनल का स्वागत हर जगह होता है, झुंझुनू हुआ, सब लक्ष्मणगढ़ हुआ, सब जगह हुआ। मैं माविन इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट हूँ। स्वागत का मतलब माला फूल नहीं लेते, लेकिन मिलना होता है। शिखर गए, शिखर के बंधुओं ने कहा आज प्रवासी दिगंबर उद्योगपतियों का सम्मेलन शिखर में पुलक सागर जी के पास है, शांतिलाल जी आप भी उनसे मिल लीजिए। मैंने कहा निश्चित रूप से मिल लेता है, लेकिन बोले साधक संत समय देंगे कि नहीं देंगे बहुत पहले मैं जाके आता हूँ। केसी जी बोले अगर वो समय देते तो आप मिल लीजिए। बहुत संक्षिप्त में कहता हूँ, 2 घंटे की बातचीत को 2 लाइन में कहना चाहता हूँ। पुलक सागर जी के पास गए, उन्होंने मुझे आधा घंटा मैंने माविन इंटरनेशनल के बारे में बोला। तब तक आधा घंटा माविन इंटरनेशनल के बारे में बोले, तब तक आशीर्वाद देते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत साधक संत है, बोलते बहुत कम है। लेकिन जैसे ही मैंने जीतों की बात शुरू की कि उन्होंने कहा शांतिलाल जी रुक जाए, मेरे भी रोंगटे खड़े हुए। मैंने कहा ऐसी क्या बात है कि जीतों की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो बोले अब मैं बोलता हूं। हमने निवेदन किया तो बोलते आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो बोले अब मैं बोलता हूं। उन्होंने कहा इसी दिल्ली के अंदर पिछले साल मेरा भी चातुर्मास था, और शांतिलाल जी एक बात ध्यान कर लीजिए आप कि बंबई के अंदर 80% श्वेतांबर जैन समुदाय के लोग रहते हैं, 10 से 15% दिगंबर समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर 80% दिगंबर समुदाय के लोग रहते हैं, 10 से 20% में आप तीनों श्वेतांबर के स्थानकवासी मूर्ति पूजक और स्थानकवासी बंधु रहते हैं। तो आप मेरी बात को जोड़ के कि पिछले साल दिल्ली में चातुर्मास था, मेरा भी चातुर्मास था, पर्टिकुलर आपके जीतों के प्रेरक संत उनका भी, बोले वो प्रेरक और पता नहीं उद्घोष अखिल जैन एकता के उद्घोष पता नहीं कितने शब्दों के साथ उन्होंने संबोधित करते थे, उनका भी चातुर्मास था। और शुरुआत में ही हमको एक मंच पे जाने का, बैठने का मौका मिल गया। बोले उस मंच से मैं इतनी कड़ी अनुभूति लेकर के वापस गया, उस मंच से उठ करके मैंने सारे दिगंबर समाज के श्रावकों को इशारा कर दिया, कब जीतों में तुम्हारा काम नहीं है। बोले जीतों के अंदर उस मंच पे मैंने देखा कि मैं सुन व्याकुल हो गया कि अगर कहीं जैन समाज की सामूहिकता की बात करना है तो सबसे पहले विसर्जन से शुरू करना पड़ेगा। सामूहिकता की ये जैन समाज इतना बटा हुआ है अपने पंथों के अंदर कि अगर इसकी कोई भी बात को अगर एकात्मकता, विराटता, समग्रता, अगर विशालता की तरफ संबोधित करना है, पूरे जैनों को इस मंच के नीचे लाना है, तो शांतिलाल जी सबसे पहले आपको विसर्जन से और त्याग से बात शुरू करनी पड़ेगी, तब कोई व्यक्ति आपके पास आने को तैयार होगा। अगर आपने मैं शब्द यूज कर दिया, हो नहीं सकता। और पूरे वर्ष दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी विशाल आबादी जीतों के किसी क्षेत्र के पास नहीं है, और पूर्व ने चातुर्मास का बहिष्कार कर दिया। तो भाई ये घटना केवल अचानक मेरे सामने आई। ऐसी घटना में हम पद्म सागर जी के गुरु पद्म सागर जी के पास गए,
ऐसे ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन इन सैकड़ों उदाहरण के बीच में मैं आपसे अगर पदम सागर जी के भी 3 वर्ड थे। कभी भी साधु को प्रधानता मत देना। ये नए पदम सागर जी के गुरु जी के वर्ड, और उन्होंने मुझे कहा था 80 लोगों के बीच में कि ये वर्ड जाकर के मेरे गुरु जी के पास, मेरे चेले के पास जाकर के शांतिलाल जी आप व्यक्त कर देना। ये वर्ड के साथ आप व्यक्त कर देना 3 बातें कि कभी भी श्रावक समाज के संगठन में साधु जी को हस्तक्षेप करने मत देना। नंबर 2, संविधान में कभी भी कोई अधिकार मत देना। ये बिल्कुल सच्चे, 100% सच्चे। जब आप कहेंगे तब 80 लोगों को प्रमाण के लिए खड़े कर देंगे कि तीनों वर्ड कहने के लिए बोला। मैं इसलिए कभी बोलता नहीं, मैं नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलूंगा, आज भी नेगेटिव नहीं बोलूंगा, लेकिन सच्चाई है, जो पॉजिटिव है, जो वर्तमान के वातावरण में केवल आपके समझ सकता है। उसके बाद मोतीलाल जी गए, हम लोग गए, 3-4 बार मिले, तीनों चारों बार में मैंने ये तीनों बातें दोहराई कि आपने इंदौर के चातुर्मास में हमको ये तीनों बातें कही थी कि कभी साधु को अधिकार मत देना, कभी श्रावक समाज के सामूहिक मंच पे किसी एक वर्ग के, जिसे कहना चाहिए, साधु को कभी बुलाना मत, और श्रावक समाज को अपने डेमोक्रेटिक वे में 1% इंक्लाइनेशन हो वैसा कोई भी तत्व संविधान में मत रखना। ये तीनों बातें हमने जाकर बोले, ये हमारे नए पदम सागर जी को बता देना। ये बात मैं इसलिए नहीं कहना, किस संदर्भ में उन्होंने इतनी बड़ी रूप अपने मुंह से चल करके हमारे माध्यम से ये मैसेज नए पदम सागर जी को दिलवाया था। बंधुओं, मुझे कोई भी नेगेटिविटी में नहीं जाता। कोई भी अच्छा काम करे, कोई प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप में काम करे, कोई जिसे कहना चाहिए अपने अच्छे ट्रस्ट में काम करे, सबका स्वागत है। लेकिन जी तो एक पब्लिक मंच है, भगवान महावीर के अनुयायी का मंच है, ना गच्छ है, ना पंथ है, ना समुदाय है, न कोई पूर्वाल है, उस्वाल है, न कोई गुजराती है, न कोई मारवाड़ी है, कुछ भी नहीं है। एक भी पदाधिकारी ने कभी भी मारवाड़ी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। अनावश्यक बिना मतलब में रणनीति की खाइयों को खड़ा करने के लिए प्रयास किया गया, हमने एक भी जगह नहीं बोला। हाँ, अगर कुछ बंधु गलत करते तो हमने कहा ये कुछ बंधु इन्हें आज, लेकिन मैं आज भी आशावादी हूं, हमारे जीतों के सारा ग्रुप बहुत आशावादी है, क्योंकि जो कुछ लोग मान लीजिए किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर के, कोई स्वार्थ के विषय से, कोई किसी उन्मादी भावना में आकर के, लेकिन वो भी जीतों के छत के तले आएंगे, ये 100% विश्वास है। हालांकि ऐसे लोग 1-2% ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी घटना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बंधुओं, सच्चाई की समीक्षा करें, हमें आने वाले इतिहास की समीक्षा करना है, हमें आने वाले हमारे भविष्य की पीढ़ी को ये विश्वास दिलाना है कि निश्चित रूप से हमने एक ऐसा मंच बनाया है जिस मंच पे जाकर के हम सुशोभित कर सकते हैं। अब मैं 4 पंक्ति से मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। आने वाले समय में इस मंच पर आज जो 800 में से 200 बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, ये जीतों की बुनियाद बनेंगे। 14 हॉस्टल में से 2000 बच्चे प्रति साल जो पढ़ करके निकलेंगे, जिनके पूरे चरित्र का निर्माण, पूरे कैरियर का निर्माण जो जीतो करेगा, वो जीतों की आधारशिला बनेंगे। ये आने वाले समय में हजारों प्रशासनिक आकाश पर IAS और IPS जो दिखाई देंगे, जैन समाज को जो संरक्षण देंगे, वो इस जीतों का आधार बनेंगे। जीतो एक सुनहरी कल्पना में स्वर्णिम दिन लाने के लिए प्रयत्नशील है। आपसे भी अनुरोध कि कोई भी व्यक्ति अब समीक्षाएं नहीं करें, दिल खोल करके एकदम उत्साह के साथ, प्रामाणिकता के साथ जीतों के साथ अपने बंधु दृढ़ आत्मविश्वास के साथ जोड़ें। इस पवित्र अनुरोध के साथ 4 बातें, और फिर चूंकि आपने इतनी देर मुझे शांति से सुना है, एक गंभीर जय घोष के साथ कुछ तालियां बजवाने का भी वक्त आ गया है, क्योंकि उल्लास के बीच में भी कुछ बंधु ऐसे हैं जो अपने दायित्व को, अपनी लक्ष्मी को मेहनत और पसीने से कमाया, लेकिन स्वेच्छा से आकर के आज एफसीपी की एक लंबी कतार में पैटर्न से अपडेट होकर के एफसीपी बने हैं। उनके एकदम एक साथ नाम पुकारूंगा, वो सभी बंधु अपनी जगह से खड़े होंगे और खड़े होकर के हम एक तालियों की लंबी जय घोष के साथ जीतों में अभिवादन करेंगे। हम कोई भी बंधु फूल, माला, शाल आज तक 6 साल में किसी ने नहीं ली, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे परिवार में नया सदस्य आता है, हम हंस करके, कोई जमाने में जिसे कहना चाहिए कोई ईंट और 1 रुपया देकर के स्वागत करता है, हमारे यहाँ अपनी मेहनत और पसीने से कमाए हुए पैसे का कोई सुदान करता है। हम खुल करके उत्साह के साथ उन बंधुओं का स्वागत करेंगे। और उसी के साथ आपके आसपास में भी अगर कोई पैटर्न बंधु बैठे हैं और अगर आपको लगता है कि वो सक्षम है एफसीपी बनने के लिए, तो इस प्रकार की पवित्र कल्पनाओं में संकोच नहीं करें बंधुओं। अगर कोई कहता है कि एक बार अगर किसी डायरेक्टर ने काम नहीं किया, इस टीम ने काम नहीं किया, तो जीतों में ऐसी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, दूसरी बार लोग उन्हें हरा देंगे, वापस काम करने वाली टीम आ जाएगी।
जीतो किसी की बकौती नहीं है। आज अगर मान लीजिए हमारे कार्यकाल से आपको संतुष्टि, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कल्पना अच्छी होनी चाहिए जो हजारों साल चले। हम नहीं करेंगे ना अगली बार आप दूसरे को ले आना, वो काम करेंगे, लेकिन मौलिक कल्पना के साथ जनों का उत्कर्ष कौन कर सकता है, जनों का उत्थान कौन कर सकता है, ऐसी अगर इस संस्था को कोई दाग लग गया ना बंधुओं, हजारों साल में वापस नया जीतो नहीं आ सकता। कोई भी कल्पना को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। दिल में इस बात को आप बिठा लें, और बिठा करके कोई संकोच है तो बाहर निकाल करके जीतो को समर्थन करें। अब मैं 4 पंक्तियां बोलते हुए भीष्म पितामह जोधपुर से निर्मल जी साहब मेरी 4 पंक्तियों को सुन लीजिए निवेदन के साथ, विनम्र निवेदन के साथ। पानी के ऊपर आग बरसाने वाला अंबर अब नहीं चाहिए, हंसते चमन को दलदल बनाने वाला समंदर नहीं चाहिए, चैन से जीने नहीं देकर जो फूट डालते हैं हमारे में, वैसे धर्माचार्य तो क्या हमें तीर्थंकर भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसी को समर्थन हुए एक पंक्ति, विश्वास के साथ समाज जलाए रखिए, विश्वास के साथ समाज जलाए रखिए, सुबह जरूर होगी माहौल बनाए रखिए। बनाए जोरदार ताली। और अब मैं हमारे पुण्यशाली बंधुओं के नाम पुकारना चाहता हूं। आपको माइक की क्या जरूरत है? हेलो ये घोषणा करते समय तो माइक चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण घोषणा। जीतो परिवार में जिन बंधुओं का सहयोग मिलता है हमारा एक परिवार बढ़ाने में भी, ये जीतो परिवार सदैव उनका भी अभिनंदन करता रहेगा। ये महावीर जी ने जैसे भीलवाड़ा में लो लगाई, एक मसाल जलाई, सभी अपने क्षेत्रों में जो जो मसाल जलाए, श्रीपाल जी, विनय जी, निर्मल जी ने जोधपुर में मसाल जलाई, तो हम तो सब उनका अभिनंदन तो निश्चित रूप से आभारी रहेंगे, ये संस्था आभारी रहेगी। ये माइक बंद नहीं हुआ है, ये माइक वो आ रहा है जो हिंदुस्तान के सर जीतो मेंबर के पास जाएगा और चुप्पी बनेगा। चलिए, लेकिन मैं नाम पुकारता हूं, आपकी तालियों की जय घोष उनका अभिनंदन करेगी। सबसे पहले तो देखिए, मैं सम्मानीय तेजराज जी साहब दोषी हैं यहाँ पर, तेजराज जी दोषी साहब खड़े हुए, 1 मिनट आप। मैं इनके समक्ष, हमारे समाज के बहुत मॉडरेट दानवीर है, एक अद्भुत कार्यकर्ता है समाज का, इनके साथ चूंकि मैं जा रहा था समरकंद, तो 1 घंटा इनके साथ बैठा, इनके साथ मैं बात कर रहा था जीतो के बारे में कि जीतो का कैसे जीतो बना और कैसे इस हालात से जीतो के साथ लोग जुड़े। इनकी बातों को सुन करके के सम्मानीय एक बहुत बड़े उद्योगपति नेमीचंद जी साहब जो अतिथि के रूप में पर्टिकुलर टूर में आए थे, वो नेमीचंद जी साहब ने जैसे ही मैं तेजराज जी साहब के साथ बात खत्म करके आगे बढ़ा, इस बार ताली इस समय नहीं बजाएंगे क्योंकि 7 बंधुओं का नाम आने के बाद ताली बजाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जीतो में कैसे मेंबर बनते हैं। मैं तेजराज जी साहब के साथ बात कर रहा हूं जीतो की, लेकिन पास में नेमीचंद जी साहब बैठे हैं, और मैं वहां से उठ करके जैसे ही समरकंद आ गया, उठने को खड़ा हुआ, नेमीचंद जी साहब के पास से एक आवाज आई कि शांतिलाल जी, वो सुन रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा था कि शांतिलाल जी 11 लाख रुपए का चेक कहां भेजना है। देखिए बंधु, इस तरीके से जीतो में 1.5 करोड़ इकट्ठे हुए, इस तरीके से जीतो में एफसीपी 500, हिंदुस्तान के सारे स्टार कैसे आए, हमारे बोलने से नहीं आए, कंसेप्ट सुनने के बाद स्वतः आए। वो कंसेप्ट जो मैं पास में तेजराज जी के साथ चर्चा कर रहा हूं उस बुनियाद की, और वहां से एक व्यक्ति को उठा और उठ करके बोलता है कि मुझे 11 लाख रुपए का चेक कहां भेजना है। ऐसे आदरणीय नेमीचंद जी जैन साहब यहाँ है ना, बस ठीक है, उनको खड़ा करूंगा। अभी बहुत बहुत अभिनंदन आपका। दूसरे में पुकारना चाहता हूं, हम खाने पे कल बैठे थे कि जीतो में कैसे एफसीपी होते हैं, हम खाने पे बैठे थे, उसी वक्त के अंदर हम बातें चीते में मशगूल थे, उसी में से आदरणीय एक सम्मानीय कॉपर का, बॉम्बे का सबसे बड़ा उद्योगपति, बहुत सहज साधारण और सरल व्यक्तित्व का अद्भुत बड़ा व्यक्ति 1 मिनट में वहां आता है, मेरे मुंह से एक शब्द निकलता है, रिकब जी, आदरणीय रिकब जी, आपका स्थान एफसीपी के क्लब में है, अपडेट कर दीजिए अपने को। मैं बोल रहा हूं, 7-8 लोग बैठे हैं, केवल हमने ऊपर उनकी तरफ देखा, तब तक तो उनकी तरफ से यूं गर्दन हिल गई। बंधुओं देखिए, बिना मनोहार, बिना चर्चा,
उनका भी नाम पुकारूंगा, सभी 7 नाम एक साथ आ जाते हैं। इसी बीच के अंदर हमारे एक युवा उत्साही साथी, बहुत छोटी उम्र 35 साल, क्योंकि जीतो में मैंने कहा ना कि बहुत सुयोग्य पुण्यशाली लोगों का आना बाकी है। हुबली के एक बंधु यहाँ बैठे हुए थे, मोतीलाल जी और राकेश जी के साथ में, उनसे अनुरोध किया गया कि भाई अपने आप को अपडेट कीजिए, आप तो बहुत प्रतिभाशाली है, तो प्रतिभाशाली लोगों के साथ में एफसीपी रूप में जाने आने में भी कुछ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 1 मिनट में गर्दन इस तरीके से हिल गई। बंधुओं, कोई आधा घंटा 1 घंटा किसी की मेहनत नहीं हुई, केवल शब्द कानों में पड़ते हैं और गर्दन इस तरफ से होती है। ठीक इसी प्रकार से एक और बंधु आदरणीय आज हमारे साथ में चेन्नई से क्या नाम है, नहीं सॉरी, दौलत जी जैन, अपने आप में चेन्नई की एक अद्भुत प्रतिभाशाली हस्ती है। बैठे थे हमारे साथ में खाने पर। एक बंधु का आना होता है। शांतिलाल जी एक ऐसे व्यक्ति यहाँ पर पैटर्न के रूप में मौजूद है कि जब हर्षद मेहता के कार्यकाल में भी अगर उनके यहाँ बोर्ड पे, शेयर बाजार के बोर्ड पे एंट्री लेने के लिए मेरे पास सिफारिश आती थी कि दौलत जी आपको बोलो ना मेरे नाम की एंट्री करें। ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति आज आप इस समारोह में दिग्गज के रूप में हैं। संयोग से दौलत शाह के पास रहे थे, इशारा किया, वो हमारे पास आए। मैंने कहा साहब, दौलत शाह ने इतनी बड़ी आपकी प्रतिभा की तारीफ की है, आपका पैटर्न के रूप में स्वीकार्य नहीं है, आपको अपडेट होना चाहिए। एक सेकंड की आवाज शायद कान में पूरी सुनी नहीं होगी, उसके पहले उनके मुंह से गर्दन का इस तरीके से हाँ निकल गया। बंधुओं, ये इसका नाम है जीतो। 11 लाख रुपया इस तरीके से यश होना कोई मामूली कल्पना की बात नहीं है। इसी कड़ी के अंदर आदरणीय इसी पहली बार जीतो के किसी समारोह में पधारे, पहली बार एकदम नए मेंबर बने, जयपुर से पधारे हैं पंकज जी पट्टी। मैं देख रहा था वो बड़े उत्साह से सारे कार्यक्रमों में शरीक होते थे, भाग लेते थे। चेहरे पे एक अलग प्रकार की आभा, प्रतिभा और चमक है। उन बंधुओं ने भी पैटर्न के रूप में बने, लेकिन तुरंत कल सबको देख करके बिना किसी मनवार के तत्काल के इसमें मुझे एफसीपी मेंबर के रूप में मुझे मेरी सहमति देनी है। तो बंधुओं, 5 हो गए। एक और हमारे जीतो के बुनियादी स्तंभ और बहुत ही पावरफुल, एकदम अलबेला, प्रतिभाशाली और मॉडरेट डोनेटर, जिसे मैं कहता हूं कभी भी कोई भी व्यक्ति चंदा मांगने के लिए गया, अगर वो सच्चा कार्य तो उस व्यक्ति के मुंह से ना नहीं निकला। कल ये जब बातें हो रही तो हमारे यहाँ से नरेंद्र जी टोयोटा मधुबन वाले बैठे थे। उन्होंने कहा इस पंक्ति के अंदर नरेंद्र के नाम पे 2 एफसीपी जू से मैं बॉम्बे जाते ही बनाऊंगा, मेरा नाम भी इस पंक्ति के अंदर जोड़ दीजिए। तो बंधुओं, उन्होंने जोड़ा। एक और व्यक्ति अभी परिचय की श्रृंखला के अंदर औरंगाबाद से सम्मानीय संचेती जी उठे। संचेती जी ने कहा हमारे औरंगाबाद के नंबर 1 बिल्डर रवि जी खिमसरा। और जब रवि जी खिमसरा का नाम पुकारा गया, बातचीत हुई, रवि जी दिखे। रवि जी को मैंने कहा रवि जी, आपको तो अपडेट हो जाना चाहिए, आपका तो मैं समझता हूँ पैटर्न के रूप में आप जीतो परिवार से जुड़े हैं, स्वागत है, लेकिन हमारा निवेदन है, हम बंदोटा जी सब बैठे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल बस ये घाटी जो है स्वरता स्वीकारात्मक के अंदर स्वर के अंदर ऊपर हिली। एक बात किसी को भी, इन सब लोगों को नहीं, अभी नहीं, आप औरंगाबाद वाले ताली बजाएं, ऐसा नहीं, ये जीतो परिवार का विस्तार हुआ है। हम सभी लोग मिलकर के इस तालियों के जय घोष से थोड़ी लंबी ताली देंगे, लेकिन मैं बोलूंगा तब। अब इसी बीच के अंदर एक और सम्मान्य व्यक्ति थी जिसके उल्लास से रूबरू हुआ है जीतो, संतोष जी आंखें खोल रहे हैं। हालांकि आपके नाम की घोषणा ऑलरेडी पवन जी कर चुकी है, आंखें खोल रहे भेजा जाए आप, लेकिन मैं इनसे भी अनुरोध करना, इन्होंने जेएटीएफ के लिए बिल्कुल सहर्ष रूप में जेएटीएफ के ऐसे परिवार को जो जैनों को हजारों साल तक के लिए संरक्षण दिलाएगा, यहूदी के रूप में कन्वर्ट करने में एक बहुत मजबूत पुण्यशाली लोगों की टीम तैयार कर रहा है, उसके लिए आगे आए और उन्होंने सहमति दी है। अब मैं से निवेदन करना चाहूंगा 7-8 बंधुओं से जिनके नाम मैंने पुकारे, कृपया अपने स्थान से खड़े हुए, हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। आगे बुलाइए ना, आगे बुलाइए। नेमिचंदी साहब खड़े हुए हैं, आप नेमिचंदी साहब खड़े हुए हैं, नेमिचंदी साहब जैन साहब खड़े हुए हैं। और बंधुओं, मेरा विनम्र निवेदन, कृपया आप आए, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, मंच की तरफ आए, लेकिन ऐसे नहीं अधूरी ताली नहीं बजाएं, लंबी ताली बजाएंगे। अच्छा, इसी सिलसिले में एक और नाम, चलिए ये बातचीतें चल रही है, इसी से नहीं, आप आगे आए प्लीज, संतोष बाबू आगे आए, आगे आए, आगे बढ़ाए प्लीज, प्लीज आए, रवि जी आए, सम्मानीय पट्टी जी आए,
हाँ, इसी सिलसिले में एक और नाम जुड़ गया बंधुओं। हाँ, संतोष बाबू देखिए 1.5 करोड़ जेटीएफ के मेंबर बनने वाला में से एफसीपी तो है पहले से। अच्छा, अभी बंधुओं एक इसी सिलसिले में एक नाम और जुड़ा, एक और नाम हमारे यहाँ से एक महिला डायरेक्टर के रूप में चुन करके हमने नारी शक्ति को एक यशस्वी शक्ति बनाने का अधिकार दिया और उनकी अपनी प्रेरणा से उनके जिसे कहना चाहिए अपने मारवाड़ी हिंदुस्तानी भाषा में पूज्य पतिदेव ओसवाल क्या नाम जितेंद्र जी ओसवाल भी आए, उन्होंने भी अपनी सहमति प्रदान की एफसीपी बनने के लिए। आए जितेंद्र जी, मंच को आए। हाँ आए साहब, दीपक भी आए और बंधु भाई मनवार फोन करा रहे भैया आइए। आज के दिन तो रविकांत जी पधारिए, वेलकम। नवीन जी साहब, क्या आपने जिस ढंग से स्वीकृति दी थी जीतों में ये अविस्मरणीय घटना रहेगी। पधारे नाम दिया अब बंधुओं हमारी है देखिए सबसे चैनल उल्लास की दिखाई जीतों का कोई भी एक मीटिंग और एफसीपी बने ऐसा कभी हुआ नहीं। नरेंद्र जी कहाँ है हमारे लाडले सदैव मुस्कुराने वाले नरेंद्र बंधु कहाँ है? पिट्टू भाभी है, भाभी शीला जी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम उनकी अनुपस्थिति में वो सदैव चाहे 1.5 करोड़ मांगो तो हाँ भरते हैं, 1 करोड़ मांगो तो हाँ भरते हैं। कल जिस तरीके से हाँ भरे, अब बंधुओं बारी है लंबी ताली बजाने की, जय घोष की, उल्लास की, लंबी ताली बहुत खुशी है हमें आप हमारे परिवार के सम्मिलित हुए, बहुत बहुत बधाई। आज मैं बताना चाहूंगी सबको कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड जिनका नाम है जीत, वो पहली बार आए। दुबई में आए थे पर इट वॉज वेरी कैजुअल विजिट, और आज वो पहली बार आए। सब जैसे पुरुषों के पीछे महिला होती है और मेरे पीछे मुझे आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ करियर मेरे शादी के बाद 2 साल बाद मुझे इंग्लैंड भेजा। ये वो मेरे ऐसे पति है, पति कम मेरे बेस्ट फ्रेंड है और जिनकी वजह से आज मैं हूँ। तो यहाँ जितने भी हमारे मेंबर्स बैठे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बार हमारे पीछे हमारी पत्नी नहीं होती बट हमारे पीछे हमारे हस्बैंड भी होते हैं। थैंक यू सो मच। एक और घोषणा जिन्होंने मैं वचन दिया है कि मुंबई की धरती पे पहुंचने से पहले मैं एफसीपी में नाम दर्ज करूंगा। परिवार से सहमति लेना जरूरी है, कई बार ऐसे मौके होते हैं 1% होते हैं, 2% होते हैं, लेकिन होते हैं। लेकिन एक और बंधु जिन्होंने भी स्वेच्छा से अपना नाम पेट्रन बनने के लिए सहमति दी है, कृपया वो इस स्थान पे खड़े हुए। आदरणीय सम्मान्य जुगराज जी बहुत प्रतिभावान है, उनको माइक पे सुना आपने। जुगराज जी साहब, चलिए जुगराज जी हैं, खड़े हुए जुगराज जी, खड़े हुए अपने स्थान पे खड़े हुए, बजाएं एक बार ताली। हम स्वागत करते हैं इस प्रतिभाशाली बुलंद शक्तिकारी। तो बंधुओं मेरी तरफ से आपको कोई भी हल्का सा भी कहीं मैं कभी भी नेगेटिव बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज कुछ बातें मुझे स्पष्टता के साथ प्रामाणिकता के साथ कहनी पड़ी। हमारा भविष्य क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी कल्पना क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। किसी को हल्का सा भी कष्ट लगाओ विनम्रता से मिच्छामि दुक्कडम, जय जिनेंद्र। चलिए साहब, फोन पे ऐसे जीतों में कई बार समारोह हुए हैं कि जब हमारे किसी बंधु को एफसीपी लाना है, साथी बनाना है, तो ऐसे समारोह में नाम घोषणा के लिए वो फोन पे संपर्क करते हैं। हमारे जोधपुर के एकदम उत्साही और युवा उद्योगपति, नंबर 1 उद्योगपति जोधपुर सेक्टर के चेयरमैन श्री श्रीपाल जी ने देखिए फोन पे एक सहमति ली है एफसीपी बनने के लिए। पवन जी वडेर उनके नाम की घोषणा करते हैं। बजाएं जोरदार ताली, एक ही हाथ मुझे सुना नहीं, ऐसा नहीं कीजिए प्लीज, एक ही हाथ बाकी नहीं है, लंबी ताली बजाएं। अभिनंदन आपका। वेरी गुड जगदीश जी आए। लंबी ताली, प्लीज छोटी ताली नहीं, इस ताली में कोई छोटी ताली नहीं बजाएगा। वेलकम जगदीश जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। तो बंधुओं बहुत बहुत धन्यवाद और कवि शांतिलाल जी को भी धन्यवाद।